हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई और तैयारियों में भी बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात, बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तरह तरह के एग्जाम्स, तरह तरह का सिलेबस, तरह तरह की चीज़ें। कैसे होगा ये सारी चीज़ें एक साथ? 2019 की अभी शुरुआत हुई है और 2019 में अगर आप एक एस्पायरिंग कैंडिडेट हो जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में या फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, किसी भी जगह पे अपने करियर को बनाना चाहते हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम ब्रदर। अपने आप को फुल ऑन डिवोट कर दो और कुछ चीज़ों पे ऐसी मेहनत करो जहाँ पे आप लोग नेग्लेक्ट कर देते हो, जो कि होता है कुछ नहीं, बेसिक्स को समझना, बेसिक्स को मेहनत करना और स्मार्ट वे में उसे एकम्प्लिस करना। ना ही कि एक मतलब हार्डवर्क के तौर पे यार निकाल ली उतने सारी किताबें या फिर इतने सारे बुक्स और फिर उसे बना रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली वो एग्जाम में खोजा क्या जा रहा है। हर एग्जाम का एक पर्पस होता है, वो किस तरह के एम्प्लॉय चाहते हैं। वो ऐसे तो नहीं समझ पाएंगे उनके फेस को रीड करके या फिर उनके कोई नार्को टेस्ट करा के या फिर ऐसा ही कोई ब्रेन का टेस्ट करा के, जिससे वो पकड़ लें कि यार इसमें ये कैपेबिलिटी है कि नहीं, ये जॉब के लिए एलिजिबल है। तो वो कैसे करते हैं? वो तो एग्जाम लेके ही करते हैं ना। तो वो क्वेश्चंस जो आते हैं, वो एग्जाम पैटर्न जो होता है, कहीं पे देखोगे सब्जेक्टिव है, कहीं पे देखोगे ऑब्जेक्टिव है, कहीं पे देखोगे ऑब्जेक्टिव में बहुत लंबे लंबे सॉल्विंग वाले, कहीं पे ऑब्जेक्टिव में देखोगे वन लाइनर है, कहीं पे देखोगे टाइम कम है, कहीं पे क्वेश्चन ज्यादा है, कहीं पे देखोगे क्वेश्चन कम है, कहीं पे देखोगे टाइम ज्यादा है। तो ये क्यों होता है? ये ब्रेन की उस एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है कि उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे आप जाओगे, जिसके लिए आप एग्जाम दे रहे हो, वो वहां के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। राइट फ्रेंड्स? तो इसलिए आप आरबीआई ग्रेड बी की अगर बात करूंगा, चूंकि इस वीडियो में आरबीआई ग्रेड बी की बात होगी, तो इसके लिए आपको एक बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो पहले बताता हूं। वो होगी सर कि ये एग्जाम बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल दो कि ये बहुत टफ होता है या फिर इसकी सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। पढ़ने के लिए तो इनफैक्ट बहुत कुछ होता है, बट कॉम्प्रिहेंसिव वे में अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है, कुछ चीज़ें जो इस वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा उसे अगर फॉलो करोगे तो 100% आप इस एग्जाम को बिल्कुल ही बहुत ईज के साथ निकाल सकते हो। तो क्या है वो चीज़ें जो भी हैं, इस वीडियो के लास्ट तक आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप आरबीआई या फिर ग्रेड बी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो सर, तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, आपके काम की बिल्कुल होगी। अदरवाइज जो फिर इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है या फिर उनको मतलब नहीं है, तो फिर काइंडली आप यहाँ से स्किप कर सकते हो। आपका टाइम बहुत ही यूजफुल है। एंड एनआईसीएलएओ का एग्जाम है 30th को, तो भैया वेट बिल्कुल मत करो, फुल ऑन एकदम प्रिपरेशन के साथ उस एग्जाम को दो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ सर समझ लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बारे में तो बहुत कुछ रिसोर्सेज भी अवेलेबल है और आप लोग बहुत कुछ समझ भी चुके हो, तो इसके मेंस के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए पहले काम किए हैं। वो होंगी सर कि ये एग्जाम्स जो होंगे मेंस के, जो लोग नए हो स्पेशली आरबीआई जैसे एग्जाम के लिए, बता देता हूँ 300 नंबर का इसका मेंस का एग्जाम होता है, जिसे आप समझ लो कि वो 3 पेपर्स में होते हैं। वो क्या होते हैं? पहला होता है आपका ईएसआई का मतलब होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज। सेकंड होता है आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। थर्ड होता है आपका इंग्लिश। तो ये 3 पेपर, मतलब मेंस में ऐसे 3 पेपर, मतलब यार हम तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, क्वांट लाइकवाइज हम लोग प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा हाई लेवल थोड़ा लो लेवल मेंस हो जाता है। बट यहाँ पे ये क्या आ गया? फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। एक नॉर्मल ग्रेजुएट जो बढ़ रहा है, जरूरी नहीं है ना कि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या उसने मैनेजमेंट किया हो, तो क्या उससे हो सकता है ना? ये क्वेश्चन प्रोबेबली हर किसी के माइंड में उठता है। या फिर ईएसआई, हमने तो साइंस पढ़ा है, हमें तो इकोनॉमिक्स से कोई मतलब ही नहीं है, क्यों रखा गया ये पेपर, क्या हो सकता है इससे? थर्ड होता है इंग्लिश। तो इंग्लिश तो चल जाएगा, हम लोग प्रीलिम से बना रहे हैं, राइट फ्रेंड्स? तो क्या ये एक्चुअल में ये 3 पेपर्स बहुत टफ हैं? या टफ है तो कितने टफ है उनके लिए, जो कि ये सब्जेक्ट्स, वेदर वो इकोनॉमिक्स हो, वेदर वो आपके फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का हो, वेदर वो इवन इंग्लिश का हो, अगर किसी ने उस पर कोई स्पेशलाइज स्टडीज नहीं की है तो पहला डाउट अपने मन से क्लियर कर लो भाई लोग कि आपके लिए ये 3 पेपर उतना ही मतलब इजी है या उतना ही हार्ड है जितना किसी भी उस सेक्टर के बच्चे के लिए भी, जो अगर उसने उसे एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर कहीं पे स्पेशलाइज्ड वे में पढ़ी है। देखो अंतर कहाँ पे आता है ना, कि बेसिक चीज़ें जो होती हैं उन्होंने अपने करिकुलम में उन्होंने इस चीज़ की स्पेशलाइज पढ़ाई की है, तो उन्होंने जो एग्जाम में खोजा जा रहा है, जो पूछा जाएगा इनफैक्ट आपके मेंस में, उससे ज़्यादा उन्होंने पढ़ा है। बट बेसिक चीज़ें जो हैं, चूंकि उनका स्पेशलाइज सब्जेक्ट हुआ था, तो उन्होंने पहले पढ़ा है। अब इस एग्जाम को आप दे रहे हो तो आपके लिए ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इसके सिलेबस में है, और वो चीज़ें ऐसे नहीं है कि उनके स्पेशलाइज चीज़ें हैं जो आपसे यहाँ पे कवर कराई जाएंगी, राइट फ्रेंड्स? वो ऑलवेज होंगी एक बेसिक चीज़ें, जो कि अगर आप थोड़ा सा भी मतलब एवरेज माइंड की ओर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हो उस पर, तो वो चीज़ आप समझ सकते हो। हाँ, अब कंप्लीट अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है या आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और आप पहले से लगे हुए हो, तो कंसेप्ट भी बनाना चाहते हो कि आपको लगे कि आपको थोड़ा टाइम टेकिंग है या फिर वो चीज़ें नहीं है जो कि समझ में नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए आप बुक्स से पहले रेफर कर सकते हो, आपको हेल्प ही करेंगे। बट अदरवाइज इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी हैं, जिन्होंने उतनी सारी चीज़ें नहीं अपने कवर की हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं। ये माइंड से अपने पहले एकदम बिल्कुल भी हटा लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दैट्स कंप्लीटली इररिलेवेंट। हर कोई कर सकते हो, एक आम ग्रेजुएट जो कि इवन हिस्ट्री ऑनर्स का भी है या फिर ऐसा कोई ग्रेजुएट जिसने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, उसके लिए भी उतना ही टफ या इजी है जितना कि आपके और हमारे लिए, ठीक है। चलो पहली बात करता हूँ इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज के बारे में। क्या होता है पेपर, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एग्जाम्स होते हैं, क्या करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स?
तो सबसे पहली चीज़ है जो आप समझ लो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे सर वो होंगे टोटल 65 ही। इसमें भी होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी, जहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे। ऐसे तो सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे, बट वेटेज जो होगा 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, बस इसी तरह से होगा। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे टोटल 30, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 35। तो जहां तक बात आती है इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज की, तो सर बता देता हूं, इन टोटल ये इन 3 पेपर्स में एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर उसको समझने के लिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा। ये एक ऐसा चीज़ है जो कि थोड़ी बैंकिंग की आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो, कहने का मतलब है बैंकिंग की तैयारी मतलब जीके प्रिपेयर करते हो ना कोई भी मेंस एग्जाम देने के लिए, जिसने किसी ने आज तक भी आईबीपीएस, एसबीआई या आरआरबी इस तरह के एग्जाम्स को मेंस को दिया है, तो फिर आप लोग उसके लिए जीके के लिए जो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हो विथ स्पेशल फोकस ऑन द इकोनॉमिक पार्ट, ठीक है। उन चीज़ों पे जो बैंकिंग से रिलेट होती हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से रिलेट होती हैं, एडवांसमेंट से रिलेट होती हैं, मतलब डे टू डे नॉलेज में जो कॉमन चीज़ें होती हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन से आपका रेट रिलेट हो, चाहे फिर वो आपका बजट से रिलेटेड चीज़ें हो, तो वो सारी चीज़ों पे एक थोड़ा सा स्पेशल स्ट्रेस होता है। ये कवर करती हैं आपका इन टोटल 100 मार्क्स। इसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं आपके पास 65। तो इन टोटल क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे कि हमें इसे इस तरह से प्रिपेयर कर लें कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ी एलियन चीज़ नहीं रहे, या फिर हमारे लिए कुछ इतना टफ ये नहीं बन जाए कि हम लोग पहले ही हार जाएं कि एग्जाम हम लोग निकाल लें, मतलब नहीं निकाल सकते हैं, राइट। तो क्या वो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें जो कुछ कॉमन जनरल टॉपिक्स हैं, मैं इसके लिए बता देता हूँ सर। वो हो गया जैसे आपका इकोनॉमिकल सर्वे, वो हो गया आपका बजट, वो हो गया आपका गवर्नमेंट स्कीम। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है जो मैंने अपने तमाम वीडियोज़ में आप लोग को बताई है सर, एसबीआई में भी बताया था, आरबीआई में भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, आरबीआई की अपनी वेबसाइट है, उस पर आप एक बार चले जाओ, उनके अबाउट सेक्शन में देखो, आपको वो बहुत सारी चीज़ें जो होंगी रिलेवेंट, जो मतलब आपको एग्जाम्स में देखोगे कि आपको मिल जाती हैं, उससे थोड़ा पढ़ लो। एफएक्यू भी आपको मिल जाएगा, एफएक्यू को भी थोड़ा फॉलो कर लो। एफएक्यू का मतलब है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो वहां पे आपको समझ में आएगा जो इससे रिलेटेड है, वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए रखेंगी एग्जाम में। तो अब बात करता हूं अगर इसके सिलेबस की, तो फ्रेंड्स समझ लीजिए कि ये सिलेबस जो है ये आखिर क्या है ना। आखिर इस ईएसआई का सिलेबस है क्या, ये कहाँ से हम पढ़ाई शुरू करें, कितनी पढ़ाई हम करें, कितना मतलब इसका वेटेज है, मतलब टफ पढ़ाई या इजी पढ़ाई की कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा हम लोग को करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ सर। सिंपल सा ट्रिक यही है सर कि आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है। आप देखो कि ये पैटर्न कब से आया, मतलब ऑब्जेक्टिव वाला, आप देखोगे 2015 या फिर 14 या 16 ऐसे जब भी आया है, 15-16 से ही आया है, तो आप उस समय देखोगे कि उस समय आपको जो क्वेश्चन में चेंजेस आए हैं, ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस तरह के पूछे गए हैं। पहले आप वो काम करो, उठा लो कहीं से भी प्रीवियस पेपर, जहाँ से भी आपको ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज में मिल जाता है। प्रीवियस पेपर क्वेश्चन बहुत ईजिली अवेलेबल है, आपको नेट पर गूगल करने पर मिल जाएंगे, वो आप उठा लो। उससे आप पहले एक जगह अपने प्रिपेयर करो कि आप देखो किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस चीज़ें पे ज़्यादा वेटेज दी जा रही है, राइट फ्रेंड्स। और उसके बाद एक काम करो, अगर इसका आपको थ्योरी पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो इससे पहले क्या होता था एग्जाम जो हो रहा था राइट फ्रॉम, अगर आप देखोगे 2003, 4 या फिर 2 ऑनवर्ड्स जिस समय हो रही थी, तो वो थोड़े सब्जेक्टिव हो रहे थे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत एक चीज़ ऐसा एक मिलेगा जो कि शायद बहुत लोगों ने नहीं ध्यान दिया है। वो जब एग्जाम होता था सब्जेक्टिव पैटर्न में, तो वो जो टॉपिक्स इस पे इलेबोरेट करके आपको लिखना पड़ता था, व्यूज देने पड़ते थे, एक्सप्लेन करना पड़ता था इन शॉर्ट, वो चीज़ों को अब वो उठा के ऑब्जेक्टिव वे में उसमें से पॉइंट्स उठा के आपको क्वेश्चन के तौर पे दे रहे हैं। दैट्स इट, वो उतना ही है, वो कुछ नया नहीं लाए हैं। ऐसा कुछ नहीं हो गया कि इकोनॉमिक्स में कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, एक्सेप्ट अदर देन द करंट अफेयर थिंग्स। बाकी चीज़ें वो वही है, कंसेप्ट वही है, कोर वही है। अब आप सोचोगे बुक्स की फिर कहाँ से मेरी रिलेवेंस है, बुक्स तो बहुत मोटी मोटी हैं, बहुत सारे पन्ने हैं, मतलब 500 पेजेस, 600 पेजेस, 700 पेजेस, बहुत सारी बुक हैं, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आप पहले जिस समय वो क्वेश्चन पेपर देखोगे सर, वो सारी चीज़ें उठा के कि वो सब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चंस पूछते थे और ऑब्जेक्टिव में उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो आपको टॉपिक्स पता चलने लगेंगे। ये बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आप इन शॉर्ट कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से स्मार्ट वे में से निकालना चाहते हो, तो बहुत आसान होगा आपके लिए कि आप उन चीज़ों को जो कि रिपीटेड टाइम आपको लगता है कि पूछी गई हैं या फिर यूजफुल हैं या फिर इंपॉर्टेंट है, उन्हें उठा लो अपने बुक से, जो कोई भी आप लोगों ने रेफरेंस के लिए बुक यूज़ करी है या रखी है। कुछ लिंक में मैंने दिए हुए थे, कहोगे तो कुछ लिंक पे इसमें भी दे दूंगा, उससे आप देख लो, बेसिक्स को अपने क्लियर कर लो, फिर उतरो एमसीक्यूज में, देखो आपसे वो भी बनने लगेंगे, वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है सर, इसका प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है करंट अफेयर्स, प्रॉब्लम है इकोनॉमिक सर्वे, प्रॉब्लम है बजट, ये सब चीज़ें कहाँ से पढ़नी चाहिए और कितनी पुरानी पढ़नी चाहिए। तो बेसिकली सर मैं पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ कि 6 मंथ्स, मतलब अगर आपका एग्जाम हो रहा है, सपोज आपका एग्जाम हो रहा है जुलाई में, तो फरवरी ऑनवर्ड्स थोड़ा पहले और ले सकते हो, 2-3 महीने और पहले ले सकते हो। उन चीज़ों को एटलीस्ट आप स्पेशल फोकस दे के आप प्रिपेयर करो।
वो आपकी मतलब समझ लो मेजर पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स या मेजर पार्ट ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो आपको बन जाएंगी। टाइम इशू बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, सही तरह से पढ़ना आपके लिए यूजफुल होने वाला है। अब बात है कि इतने सारे करंट अफेयर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो सबको क्या मतलब इजीली किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे? तो वो क्या करना होगा आपको सर, देखो अपने से अगर आप बैठ के नोट्स बनाते हो बहुत अच्छी बात है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, एक न्यूज़पेपर जरूर फॉलो करो, इकोनॉमिक टाइम्स कर सकते हो, हिंदू कर सकते हो, काम की चीज़ों को उठाओ, काम की चीज़ों को पढ़ो, वो आपके लिए काम का हो सकता है, राइट। हाँ, तो उसके बाद क्या करो कि बहुत सारे आप देखोगे विजन IAS 365, KSG का हुआ, वाजीराम का हुआ, है ना, ऐसे तो उनका बहुत बड़ा सिलेबस होता है, दे मतलब कंसिडर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट सिविल सर्विसेज, तो उसके हिसाब से वो आपको नोट्स अवेलेबल कराते हैं और इन सम अब आपको टोटल चीजें वो करा देते हैं। बट यहाँ पे आपको सेलेक्टिव करना होगा, तो जो मैंने प्रोसेस बताई क्या, क्वेश्चंस को उठाओ, थोड़े सब्जेक्टिव वाले को देखो, फिर वो देखो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ऑब्जेक्टिव से हुआ है, लाइकवाइज आप अपने उन मेजर टॉपिक्स को प्रिपेयर करो और वो देखोगे घूम फिर के वहीं से पूछेंगे, विद सम स्पेशल फोकस ऑन योर जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स जो कि रिलेवेंट है ESI पेपर से, राइट। तो उसे आप प्रिपेयर करो, और वो प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत आसान तरीका जो भी मैंने आपको बताया वो क्या था, वो था कि उनके वेबसाइट्स में जो आपको PDFs मिल जाते हैं ना, या फिर एक कंपाइलेशन ऑफ मिल जाता है 6 months 1 month 1 year, राइट, उससे आप कम से कम प्रिपेयर कर लो। वो अगर आपको 30-35 पेजेस की चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं तो इन कंपैरिजन कि आप बैठ के 6 months के पर डे के न्यूज़पेपर 10-12 पेजेस के प्रिपेयर करो, उससे बेहतर होगा कि उनको आप पढ़ लो, क्योंकि वो जो निचोड़ निकाल के देते हैं ना, वो एक्चुअल में आपको वही दे रहे हैं जो कि आपके लिए रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट हो, और आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा वो आपके लिए यूजफुल होंगी। रही बात कि कुछ चीज़ें अगर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें आपसे बिल्कुल हो ही नहीं पाती हैं, या आपको इतना बहुत ज़्यादा टफ लगने लगता है, तो एक बात जान लो कि हर एग्जाम में आपको हर क्वेश्चन बनाने के लिए बिल्कुल भी मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपको स्किप करनी भी आनी चाहिए। हर किसी का एक अपना स्ट्रैटेजी होता है पढ़ने का। किसी को सपोज फॉर एग्जांपल आप लोग तो रीजनिंग सब बनाते होगे या फिर मैथ्स सब बनाते होगे, क्वांट्स, है ना, किसी से DI बहुत आसानी से बन जाती है, किसी के अदर क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाते हैं, किसी को वो पजल्स जो होते हैं वो छोड़ने की आदत होती है, किसी को मतलब नहीं पजल से ही मैं शुरू करूंगा, पहले मैं उससे ही बनाऊंगा। तो आप देख लो आपका कंफर्ट जोन कहाँ पे है, वेयर यू गेट द ईज फॉर द प्रिपरेशन। अगर वो आपसे 65 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको पता लगता है कि किसी एक टॉपिक से 5-7 क्वेश्चंस आते हैं और वो 1 और 2 मार्क्स से मिला के अगर वो 10 नंबर्स वेटेज रखते हैं, और उसके लिए आपको पढ़ना इतना पड़ता है कि आपको 25 डेज देना पड़े, मन देना पड़े, या 5 डेज ही देना पड़े, और तो भी आपको डाउटफुल रहता है, तो बेहतर रहेगा क्या, बेहतर रहेगा आपको अपने स्ट्रेंथ्स पे वर्क करना। देखो कोई एग्जाम्स जब देते हो तो फिर अपने वीकनेस पे जैसे मेहनत करते हो तो अपने स्ट्रेंथ्स पे भी उसी तरह से मेहनत करो। क्यों? उससे बेहतर क्या होगा, स्ट्रेंथ्स को और अगर स्ट्रेंथ्स बनाते जाओगे और मजबूत करते जाओगे तो आपके पास एम्पल टाइम बचने लगेगा अपने वीकनेस को सुधारने के लिए। आप देखना टाइम मैनेजमेंट जब मॉक्स लगाओगे, जब रिटर्न देने लगोगे तो आपको टाइम तो पता चलने लगेगा कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा था किसी क्वेश्चन में, चाहे वो इजी था कितना वो हार्ड था। जीके वाली जैसे क्वेश्चन या MCQ वाले क्वेश्चन में टाइम इशू नहीं होगा, बट जहां पे बात आएगी आपको वहां पे अपने कंसेप्ट लगाने की या फिर उन चीज़ों को समझने की, तो पहले उनको प्रिपेयर कर लो जिससे कि आप कंपटीशन में बने रहो। अगर कट ऑफ की बात करोगे तो मैंने पहले भी बताया था 60% मार्क जो होता है वो आपको पास थ्रू करा देता है, बट अगर आपको मेंस के एग्जाम में RBI ग्रेड बी में अगर आपको अपना फाइनल सीट सिक्योर करना है तो यू शुड टारगेट फॉर 70% मार्क्स फॉर 300। चूंकि 300 का एग्जाम्स है तो आपको मार्क्स जो लाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से मेरा मानना है, मेरे हिसाब से अगर इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो देखो अगर आप 70% मार्क्स ले आते हो इस RBI ग्रेड बी के एग्जामिनेशन में, मतलब 210 आउट ऑफ 300, राइट, तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब वो 200 आप कैसे ला सकते हो? किसी का ESI आसान होगा, किसी के लिए इजी होगा, किसी के लिए इंग्लिश बहुत इजी होगा, किसी के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट इजी होगा, किसी के लिए 2 इजी होंगे, किसी के लिए एक भी इजी नहीं हो, किसी को पूरी मेहनत करनी पड़े, किसी को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े, तो वो हर किसी का एक अपना स्ट्रैटेजी होगा। तो आप फॉलो करो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आप उन तरह से चीज़ों को निकालो, शॉर्ट आउट करो और फिर उस पर मेहनत करने के मतलब स्टार्ट करो, क्योंकि स्मार्ट वे में जब आप हार्डवर्क करते हो तो वो फ्रूटफुल होता ही होता है। तो ये फ्रेंड्स था आपके ESI पेपर से रिलेटेड जो डाउट्स हैं पहले वाले, वो मैंने कुछ आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट और थर्ड में मैं आपको इंग्लिश वाली वीडियो में वो क्लियर कर दूंगा, वो तीनों पेपर के सेपरेट मैं आपको वीडियोस दे दूंगा। अब रही बात उस काउंसलिंग प्रोग्राम की, तो फ्रेंड्स अभी चूंकि कुछ प्रॉब्लम है जिसके चलते मैं उसे स्टार्ट पूरी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, बट क्या आपको रिक्वायर्ड है कोचिंग या फिर आपको इवन कोचिंग नहीं रिक्वायर्ड है, उसके लिए आप एक प्रोग्राम जो है पर्सनल काउंसलिंग, उसमें आप चाहो तो आप उसमें जुड़ सकते हो। उसके रिलेटेड आपको जो भी डिटेल्स होंगी वो आप मेल करना, आपको मेल पे मिल जाएंगे। अदरवाइज जब समय आएगा तो मैं इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आपको बताते जाऊंगा। बट हाँ, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको किसी और तरह की डाउट्स होती हैं, बेसिक क्वेरीज होती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप फंस जाते हो, तो फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम इन
कमेंट सेक्शन, आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू। और अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप पब्लिकली नहीं बोल पा रहे हो, तो यू कैन मेल मी एनी टाइम एट hardiguddhi@gmail.com। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो पे इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट और सिलेबस के साथ। चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।